Hello student, this is class 12th and subject is political science. Today we will discuss the book Contemporary World Politics and chapter number 4. This chapter number 4 is very important. We already have completed its major 3 topics. Now we are going to start the next topic, that is rise of China or rise of Chinese economy. Let's start the topic. See the topic, the rise of Chinese economy. Actually, we already have learned that the earlier alternative centers of power, that is EU, SAARC or ASEAN. Now China is also emerged as a very important alternate center of power. Let's see China's economic success after 1978 has been linked to its rise as a great power. 78 के बाद एक बहुत बड़ी पावर बन के हमारे सामने आया और ये आजकल की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगी क्योंकि इसने अपनी इकॉनमी में पॉलिटिकल पॉलिसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए. इसकी फॉरेन पॉलिसी बाकी कंट्री के साथ चेंज होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी. लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉलिसीज. अब ऐसा इफेक्ट हुआ है कि it projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. अब इसका टारगेट है सबसे बड़ी जो इकॉनमी, यूएस अपने आप को आज तक की बड़ी इकॉनमी मानता है, नंबर 1 पे मानता है अपने आप को. अब इसका टारगेट है उसको भी ओवरटेक करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ द चाइना. इसने अपनी इंसेप्शन जो है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949. इसके बाद इसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को फॉलो किया. तब इनके लीडर थे माओ, मिस्टर माओ. तो इसकी इकॉनमी जो थी उस टाइम पे इनकी इकॉनमी बेस्ड थी सोवियत मॉडल पे. मतलब ये इनकी इकॉनमी जो थी वो सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग, कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग ये सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रही थी, कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं था. द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना जो था उस टाइम पे चूज टू सीवर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से थोड़ा दूर रखता था. इट हैड लिटिल चॉइस, बहुत कम चॉइसेस थी, बट फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज. लेकिन तब थोड़े ब्रीफ पीरियड के बाद आफ्टर सम टाइम इट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड टू रिवाइव इट्स पॉलिसीज. तब इसने अपने आप के अपने मॉडल में, जो इनका पहले वाला मॉडल था, द मॉडल वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, पूरी तरह स्टेट कंट्रोल में था. जो भी इनकी हैवी इंडस्ट्री थी या इनकी कैपिटल इकॉनमी थी वो उतनी इम्प्रूव नहीं थी. तो उसके बाद एज इट वाज अ शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी थी इनके पास. तो इन ऑर्डर टू बाय द टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स. अब इसने स्टार्ट किया कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड लेवल में एस्टैब्लिश करना है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को वर्ल्ड मार्केट में लेके आने के लिए इसको चाहिए थी टेक्नोलॉजीज और नई नई गुड्स और सर्विसेज चाहिए थी. तो इसने स्टार्ट किया अपने जो डोमेस्टिक, जो इसकी होम की प्रोडक्शन है, उन्हीं चीज़ों को सब्स्टिट्यूट बनाया, उन्हीं चीज़ों से के बेस से इसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया. अब जो नया मॉडल इसने फॉलो किया, दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकॉनमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर. अब इसने इन्हीं मॉडल के बेस पे, नए मॉडल के बेस के ऊपर के अपने आप को वर्ल्ड में थोड़ा आगे लेके आए, नई इकॉनमी को, नए रिसोर्सेज को, नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए इसने अपनी होम इंडस्ट्री की चीज़ों को मेन यूज़ किया और अपने आप को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में इमर्ज कर लिया. ओके, देन अब देखते हैं कि सबसे पहले इसने इकॉनमी के ऊपर फोकस करने से पहले इसको क्या ज़रूरत थी. इट वॉज नीडेड टू हैव द एम्प्लॉयमेंट. अब लोगों की सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी थी. देन चाइना मूव्ड अहेड most developing country in the educating its citizens and ensuring better health for them. अब चाइना ने सबसे पहला अच्छा कदम जो उठाया, अपने कंट्री के लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन, उनकी हेल्थ फैसिलिटी को इंश्योर करना और उनको अच्छे रैंक पे लेके आना. और ये सचमुच इसने प्रूव भी किया. बट हुआ क्या, the growth of 2/3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs. मतलब जितने ये गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही थी वहाँ की सिटीजन्स को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट में देने के लिए, बट उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक था कि इसकी पॉपुलेशन
2-3% जो उसकी एनुअली उसका इंक्रीज रेट था, जितना वो सोचते नेक्स्ट ईयर तक उतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती, मीन्स जो उनके प्रोग्राम से स्टेप्स है वो सब लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं थे। नाउ लेट्स सी, अभी चाइना ने अपनी लीडरशिप के लिए अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 1 लेके आने के लिए कुछ पॉलिसी प्रोग्राम, कुछ नए डिसीजन लिए। 1970s तक इसके कौन से पॉलिसी प्रोग्राम थे? Students, I would like to suggest you should also mark or highlight the important terms and things which I have shown here. Okay, this will help you to summarize the chapter. This will also help you to understand the major terms of the chapter. Okay, now let's see the next one. The Chinese leadership, they took the major policy decision when? In 1970s. 70s के दहाके में, इस डिकेड में इसने नए पॉलिसी प्रोग्राम शुरू किए। सबसे पहले चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। अब तक जो ये कैपिटलिस्ट कंट्री से बच रहा था, उनसे दूर रह रहा था, अब इसने वो पॉलिसी खत्म कर दी। अब ये खुल के सामने आ रहा था, चाहे वो कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, चाहे वो सोशलिस्ट कंट्री है, या है वो फिर कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो इसने 72 तक सबसे पहले क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। देन उस टाइम पे जो थे ज़हू एनलाई, उन्होंने एक 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क क्वेश्चन। ओके, ज़हू एनलाई ने कौन कौन से प्रपोजल दिए? उनमें थे 4 प्रपोजल। मॉडर्नाइजेशन शुरू की थी। मॉडर्नाइजेशन 4 फील्ड्स में थी। फर्स्ट फील्ड था मॉडर्नाइजेशन का एग्रीकल्चर, मतलब modernization in agriculture. Second, modernization in industries. Then modernization in science and technology. Fourth one is modernization in military security के लिए। तो ये 4 जो modernization के फील्ड थे ये शुरू किए हैं ज़ोहो एनलाई से। ओके, तो ये 1973 तक इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। अब 5 ईयर के विदिन बाय 1978, जब उस टाइम के जो नए लीडर थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने अनाउंस कर दी एक नई पॉलिसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी। इस ओपन डोर पॉलिसी ने चाइना के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। किस बात के लिए? दिस पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टिंग ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, बाहर की कंट्रीज के, दूसरी कंट्रीज के लोग, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के लोगों के दरवाजे खुल गए कि वो चाइना में आके प्रोडक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट? कैपिटल और टेक्नोलॉजी। तो इससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा एक बूस्ट मिला। नाउ सी द कार्टून। स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून एंड ये कार्टून पूरे मतलब जो हमारे आज तक के बोर्ड एग्जाम है, नियर अबाउट 60-70% ये इसके पूरे चांसेस होते हैं कि हर बार 5 मार्क्स में ये पिक्चर सॉल्व में आए। तो जो पिक्चर सोल्यूशन है उसमें ये आपको आता है, तो यू शुड नो इट वेरी वेल। ये जो सिंबल है ये चाइना की वॉल है। ओके, जो ड्रैगन है, ड्रैगन भी क्या है, उनकी चाइनीज इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक होली सिंबल माना जाता है। एक्चुअली जो ड्रैगन है, ड्रैगन इज अ सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड गुड लक फॉर द पीपल ऑफ चाइना। तो ये लोग मानते हैं कि ये उनके दोनों सिंबल, ये दोनों सिंबल में हमने नाम कहीं नहीं देना, तो सिंबल ही डिपिक्ट कर रहे हैं, दिस इज चाइना। ओके, तो जो अब ओपन डोर पॉलिसी थी, ये चाइना हर जगह पूरे वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड में आपको लोग देख रहे हो पीछे, तो इसमें आगे बढ़ रहा है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। नाउ सी, चाइना ने जो नया पाथ शुरू किया, ठीक है, नई मार्केट, नई इकोनॉमी जो इंट्रोड्यूस की, इसके चाइना को बहुत बेनिफिट हुए। बेशक जो चाइनीज मॉडल था अर्ली टाइम में ये सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इसने कभी भी शॉक थेरेपी का रास्ता नहीं अपनाया जैसे कि रशिया में हुआ था। इसने अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसने चेंज की। तो सबसे पहले इसने क्या जो नया कदम उठाया उसमें है द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब 1982 में क्या स्टेप लिया? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर कि अर्लियर जो भी इसके पॉलिसी प्रोग्राम थे उसमें पूरा स्टेट कंट्रोल था, क्योंकि अर्लियर मॉडल जो था इसका वो सोशलिस्ट मॉडल इकोनॉमी पे पर बेस था, सोशलिस्ट मॉडल था, लेकिन उसमें क्या था, सारा कंट्रोल स्टेट का है। अब चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपनी पॉलिसीज को चेंज किया।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करना शुरू किया। चाइना ने अमेरिका के साथ पैचअप करने शुरू किए, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए। ओपन डोर पॉलिसी से सारे वर्ल्ड के कंट्री को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, तो अब इसने जो प्राइवेटाइजेशन थी शुरू कर दी। अब स्टेट का कंट्रोल नहीं है, जिसकी इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी वो अपना प्राइवेट रिसोर्सेज को हैंडल कर सकते हैं। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, इट वॉज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। पहले इसने 82 में एक तरह का टेस्ट मान लो, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर प्राइवेटाइजेशन शुरू की, लेकिन लेटर ऑन ये बहुत सक्सेसफुल हुआ तो इसने इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज कर दिया। तो उसके बाद एक और स्टेप लिया, ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड। जो ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगे हुए थे, रोक थी, जब उनके टैक्सेस थे, ठीक है, वो सारे बैरियर्स इन्होंने एलिमिनेट कर दिए, कम कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो उसके साथ एक प्लान शुरू किया गया, SEZ जो था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बना दिए। यहाँ पे आके फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी अपनी जो कैपिटल थी उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि अब उसने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की। तो क्या एस्टेब्लिश किया, SEZ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। What do you mean by SEZs? SEZs, these were the special economic zones where foreign investors could set up enterprises. तो चाइना की स्टेट ने और ये बहुत अच्छे से अपनी पॉलिसीज को स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, अपनी मार्केट को कंट्रोल किया और साथ में प्राइवेटाइजेशन को भी स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं इसकी ड्यूअल पॉलिसी। ड्यूअल पॉलिसी मतलब ड्यूअलिटी जो इकोनॉमी में आ गई। इसमें एक तरफ तो कैपिटलाइजेशन भी हो गया, दूसरी तरफ पे ये जो सोशलिस्ट मॉडल था जिसमें स्टेट कंट्रोल है उसको भी फॉलो कर रही है। तो देखते हैं कि इस नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी से क्या बेनिफिट हुआ। फर्स्ट सी द कर्सर, मैं आपको आंसर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। अब इसका एक बेनिफिट हुआ है, एग्रीकल्चर की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। जो रूरल एरियाज में लोग थे उनकी इनकम भी बहुत इंक्रीज हुई। हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री। अब इसकी वजह से अब लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, उनकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, तो नेचुरली उनकी जो रूरल इंडस्ट्री है उनका भी स्टैंडर्ड ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई। ओके, अब जो चाइनीज इकोनॉमी है इसके एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में भी इसकी क्या हुई थी, प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की वजह से जो इनका ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नए नए ट्रेडिंग लॉ, नए नए क्रिएशन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे SEZ जैसे, इनकी वजह से पूरी फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और इंक्रीज भी हुआ। Then China has become the most important destination for foreign direct investment. Students, see the topic FDI, foreign direct investment। मतलब अब कोई बैरियर है नहीं, कोई रुकावट नहीं है, तो दूसरे कंट्री बिना किसी रोक टोक के चाइना में क्या कर से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो ये उनको बेनिफिट्स हुए एग्रीकल्चर की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, और जो उनके इकोनॉमिक जोन थे उसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई और उसका राइज हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, सी द टॉपिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 2001 में, उसने भी इस पॉलिसी में इसको देखा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कंट्री ने क्या किया, अपने प्लान्स को और ज़्यादा शार्पन और डीपन करना शुरू कर दिया ताकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में और इसको एक अच्छे फ्यूचर में इसको शेप मिल सके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चाइनीज़ इकोनॉमी में और क्या इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है, चाइनीज़ इकोनॉमी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। जो रेट ऑफ इकोनॉमी था, इनकम था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये दोनों डायग्राम्स आपको शो करेंगे। ये दोनों, ये माओस की गवर्नमेंट है उस टाइम के, ये ह्यूज की कैपिटलिस्ट रेड पावर है। मतलब जब ये पुराना मॉडल है, जिस टाइम में जो चाइना था इंडिपेंडेंट हुआ, इट वाज बेस्ड ऑन द रशियन मॉडल, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था। तब इसमें इसके हाथ में रेड बुक है,
ये डिपिक्ट करती है इनकी इकॉनमी को, ये बहुत थोड़े लेवल पे था। अब रूस की कैपिटल जो पावर थी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी की वजह से उसने बड़ी कंट्री के साथ पैचअप किया, अपनी इकॉनमी को इंक्रीज करने के लिए बड़े SCZ और जोर बना लिए, फॉरेन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ओपनली कॉल किया। तो अब इसकी पावर इंक्रीज होगी, ये छोटी सी रेड बुक से कन्वर्ट कर गए रेड टाइल। मतलब ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, दिस डायग्राम डिपिक्ट्स दैट देयर आर बेसिकल चेंजेस इन द and drastical changes in the earliest model and the latest one. Now see, अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लॉस भी हुए। जितने भी ड्रामेटिकली ये सारा हुआ है, इसका सबको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। ओके, while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the reforms. सबसे पहले देखते हैं, unemployment has risen in China because unemployment was increasing and so that's why corruption will also be increased. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी कंडीशन है बहुत वर्स हो रही है, बैड हो रही है। तो इस फॉर्म में क्या हुआ था, एंड जब नई नई इंडस्ट्रीज लग रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है, बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी और करप्शन। तो मैंने अभी 3 इसके ड्रॉबैक बोले हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन, ये बहुत इंक्रीज हो चुके थे। ओके, तो अब देखते हैं चाइना ने इसको कैसे कवर अप किया। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. अब हम देखते हैं कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। ओके, चाहे इसको ग्लोबली देख लो, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देख लो, चाहे इंटरनली इसकी अर्बन और रूरल डेवलपमेंट को देखो, बहुत दोनों में इंक्रीज हुआ था। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, सी द डायग्राम, दिस इज द बाइसाइकिल। ओके, एंड चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसाइकिल इन द वर्ल्ड। तो इसमें ड्युअलिटी शो की गई है, एक तो इसकी ये खुद की अपनी कंट्री का जो सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, मतलब दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। और ये प्रोडक्शन उसकी होम प्रोडक्शन है, होम प्रोडक्शन के बेस पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी और जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, दोनों को फॉलो करते हुए चाइना एडवांस हो रहा है और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं US, आसियन, रशियन, इनके ऊपर भी बढ़ रहे हैं। अब थोड़े से जो इसके दूसरी कंट्री के साथ थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं, उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाएंगे। इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान। तो लग रहा है कि ताइवान के साथ भी इसके जो डिस्प्यूट है वो सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसमें हम देखेंगे कि चाइना जैसे आजकल की डेट में स्टूडेंट्स जो लेटेस्ट सिलेबस है जो CBSE के अकॉर्डिंग, दैट फोकस मोर ऑन चाइना। ओके, तो हमने चाइनीज़ रिलेशन विद इंडिया, ये हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। सो ये मैंने कुछ हाइलाइट्स कर रखे हैं आपको, और मैं इसकी आपको एक समरी दे रही हूँ कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे थे और आज की डेट में वो कैसे इम्प्रूव हो रहे। तो सी हियर द कर्सर, जो इंडो चाइना रिलेशन है स्टूडेंट्स, इंडो चाइना रिलेशन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंडली गेस्चर एट द मोमेंट्स। आजकल लगता है बहुत फ्रेंडली है, बट जो 1950 का जो टाइम था, उसके बाद का टाइम था, तब दोनों में थोड़ी सी टेंशन्स हो गई थी, थोड़े इश्यूज क्रिएट हो गए थे। कौन से इश्यूज थे? लेट्स सी, इशू ऑफ तिब्बत की प्रॉब्लम थी। दूसरा अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में जो इनकी बॉर्डर प्रॉब्लम थी, चाइना के इंटरफेरेंसेस बहुत हो गए थे। अक्साई चीन एरिया लद्दाख में इनकी आर्मी अंदर तक आ गई थी। तो ये सारे इशू थे जिसकी वजह से हमारे रिलेशन थोड़े खराब हो गए थे। उसके बाद जो सबसे मेजर इवेंट हुआ, चाइना ने इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक कर दिया था। ओके, तो इससे हमारा जो चाइना के साथ रिलेशन थोड़े और भी वर्स्ट हो गए। इसके साथ साथ एक मेजर जो फैक्ट है, ये इंडिया का मानना है कि जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको एड दे रहा है। तो ये है हमारे 4 मेजर इशू जिसके बेस पे हम कह सकते हैं देयर आर बिटर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये हमारे जो खराब रिलेशन थे, लेकिन आज की डेट में ये थोड़े रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे आर बीइंग इम्प्रूव्ड।
तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं जो 1970s के बाद, मिड 1975 76 ऑनवर्ड्स, तो जो मिड 1970s के बाद इनके रिलेशन है वो ग्रेजुअली स्लोली इम्प्रूव होने शुरू हो गए। कैसे इम्प्रूव हुए? लेट्स सी द पॉलिसीज। एक तो हमारे जो वार्तालाप है, डायलॉग्स हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है इन पंचशील, इंडिया बिलीव्स इन द पीसफुल टॉक्स। तो ऐसी एक सीरीज ऑफ टॉक्स शुरू हुई बॉर्डर इश्यूज को लेके 1981 में, और ये रिलेशन अब थोड़े स्ट्रेटजिकल, थोड़े पॉलिसी से, इकोनॉमिक डायमेंशन से थोड़े इम्प्रूव हो गए। उसके साथ हम देखते हैं कि राजीव गांधी की विजिट थी जो चाइना में 1980 में, उसका भी बहुत बेनिफिट हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विजिट थी उसका भी बहुत हमें बेनिफिट हुआ, 2003 में उन्होंने विजिट की थी। तो ये दोनों की विजिट से 1980s में राजीव गांधी और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की विजिट थी, ये दोनों हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनकी विजिट से चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन बने। सिर्फ अच्छे रिलेशन नहीं बने, लेकिन आज तक जो पीसफुल रिलेशन चल रहे हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे इंडिया चाइना के रिलेशंस। दिस क्वेश्चन इज श्योर टू बी इन द एग्जाम एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, so don't ignore it. Now student, I would like to suggest you to watch the video repeatedly, okay? एक बार में अगर वीडियो समझ नहीं आया, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी कॉन्सेप्ट। हमारी ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो नई अपडेटेड सिलेबस में सीरीज़ है कि अल्टरनेटिव सेंटर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा चाइना है। सो फोकस ऑन चाइना एंड प्रिपेयर द क्वेश्चन. I will also give you a assignment to solve this related to China. So student, thanks for being here, and one thing I would like to suggest you, please subscribe the channel and save the video. This is for your benefit. अगर in future आपको लगता है कि ये वीडियो आपने दोबारा देखनी है तो हो सकता है मे बी आपको ये YouTube पे ना मिले, ओके? तो बेटर यही होगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो, अपनी सेविंग लिस्ट में सेव रखो। लेटर ऑन whenever you are needed, when you require to have the video to watch it or to listen it, आप इसका बेनिफिट ले सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय।